अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट लेक्चर में नेगोशिएशन एक सब प्रोसेस है जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का, वो हमने कंप्लीट किया है। उसके बाद हमारी आउटपुट क्या आई नेगोशिएशन सब प्रोसेस की, कि रिक्वायरमेंट्स हमारे पास जो आई हैं वो नेगोशिएटेड रिक्वायरमेंट, ऐसी रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं जिसपे सारे पार्टीज जो हैं वो सेटिस्फाई हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगला हमारा स्टेप क्या होता है, हमने स्पेसिफाई करना है रिक्वायरमेंट को। स्पेसिफाई क्या करना है, हमने रिक्वायरमेंट को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिख लेना है। अब मेनली एक गाइडलाइंस होती हैं कि रिक्वायरमेंट हमेशा टेम्पलेट को यूज़ किया जाता है। आपकी कंपनी अपना टेम्पलेट यूज़ कर सकती है। इसके अलावा अगर अपना उनका टेम्पलेट नहीं है तो यहाँ एज ए स्टूडेंट आप IEEE के रिक्वायरमेंट SRS टेम्पलेट को फॉलो करते हैं, जो कि मैंने आपको पहले SC में भी करवाया होगा। SRS का टेम्पलेट जो है, और अगर आप लोग जो टर्म प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं रिसर्च बेस्ड नहीं कर रहे, वो भी इसको यूटिलाइज करेंगे। तो आप ये डाउनलोड करके अपने पास रख लें IEEE का SRS टेम्पलेट। अब स्पेसिफिकेशन का क्या मतलब है, हमने राइट डाउन करना है उन रिक्वायरमेंट को, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की फॉर्म में हमने लिख लेना है। लिखने इससे पहले हम स्टार्ट करने से पहले एक फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। हम पहले भी देख चुके हैं कि रिक्वायरमेंट्स होती क्या है। A description of how the system should behave or the system property or attribute। सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या चीज होती है, कि सिस्टम की डिस्क्रिप्शन है कि सिस्टम कैसे बिहेव करेगा सर्टेन टाइम में, जहाँ पे फिर वो कंस्ट्रेंट हो सकता है कोई भी। इसके हम आगे एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, एक रिक्वायरमेंट है, वर्ड प्रोसेसर मस्ट इंक्लूड स्पेल चेकिंग एंड करेक्शन कमांड। एक है, आप एक वर्ड प्रोसेसर बना रहे हो जिसके अंदर आप कहते हो कि स्पेल चेकिंग यूज होनी चाहिए और करेक्शन, स्पेल चेकिंग और करेक्शन हो जानी चाहिए, कमांड वर्ड प्रोसेसर में यूज होनी चाहिए। ये एक यूजर लेवल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। The system must ensure that the personal information is never made available without authorization। System level property है। Specific constraint on the system, the sensor must be polled 10 times per second। For example, आप पोलिंग ले रहे हो, इनपुट ले रहे हो, तो वो 10 टाइम पर सेकंड पोल करना चाहिए सेंसर को। कहीं पे आपने हार्डवेयर सेंसर लगाया हुआ है। एक constraint on the development of the system, the system shall be developed using C hash। अच्छा, यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, हमने कहा कि रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो डिस्क्रिप्शन होती है कैसे सिस्टम को बिहेव करना है, कोई प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट होता है या फिर कंस्ट्रेंट होता है। यहाँ पे ये सब ही रिक्वायरमेंट्स हैं। अब ये रिक्वायरमेंट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, ये देखें। यहाँ यूजर लेवल फंक्शनैलिटी जो है वो की स्पेल चेकिंग होनी चाहिए। सिस्टम प्रॉपर्टी है कि ऑथराइजेशन, विदाउट ऑथराइजेशन अवेलेबिलिटी नहीं होनी चाहिए पर्सनल इंफॉर्मेशन की। उसके बाद ये कंस्ट्रेंट है कि सेंसर को 10 टाइम पोल करना चाहिए पर सेकंड, और एक कंस्ट्रेंट है डेवलपमेंट के, कि आपने जो सिस्टम बनाना है वो C# में होना चाहिए। ये डिफरेंट लेवल की रिक्वायरमेंट्स हैं। हाँ, अब हमने देखा कि सिस्टम की फंक्शनैलिटी भी हो सकती है, कंस्ट्रेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम कहते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है, मिक्सचर ऑफ द प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट ऑफ सिस्टम बिहेवियर एंड प्रॉपर्टी एंड डिजाइन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रेंट होता है। द प्राइमरी मेजर ऑफ द सक्सेस ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम इज द डिग्री टू विच इट मीट्स द पर्पस फॉर विच इट वाज इंटेंडेड। ये एक स्टेटमेंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। Primary measure of the success of a software system is the degree to which it meets the purpose for which it was intended। जिसके लिए ये बनाया गया है वो पर्पसफुल करे, फिल करे। अब उसके अंदर ये मेनली मकसद है, ये सारे काम हम उसी के लिए कर रहे हैं, जिस मकसद के लिए एक सिस्टम बनाया गया है वो अपने मकसद को पूरा करे। उसके लिए हम रिक्वायरमेंट डिफरेंट लेवल्स पे जाकर लिखते हैं। अच्छा, अगर हम देखते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हम हर प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। एक प्रोसेस होता है जैसे नेगोशिएशन का, उसके कुछ इनपुट्स होंगे, कुछ आउटपुट्स होंगे। अब स्पेसिफिकेशन का जो प्रोसेस है, हम एक बबल बनाते हैं जिसके अंदर स्पेसिफिकेशन लिखते हैं। उसके इनपुट्स क्या होंगी, नेगोशिएटेड सेट ऑफ रिक्वायरमेंट जिसपे सब क्लाइंट्स जो है वो सेटिस्फाइड है, ठीक है। और इसके आउटपुट हो क्या होएगी, इसकी वर्क प्रोडक्ट क्या होगी, SRS डॉक्यूमेंट हमारे पास आएगी। हमारे टोटल रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेस की वर्क प्रोडक्ट भी यही होती है। आर्टिफैक्ट क्या होता है, SRS डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। अब उन स्पेसिफिकेशन जो है, कोई टेम्पलेट को यूज करते हुए हम रिक्वायरमेंट को राइट डाउन कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। अब
इसमें डिफरेंट टाइप की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। स्पेसिफिकेशन के अंदर एक पोर्शन जो होता है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का होता है। आपने लास्ट टाइम भी देखा होगा, आपको याद होगा कि हम थर्ड चैप्टर में, आई थिंक आर आई ट्रिपल ई के फॉर्मेट के थर्ड सेक्शन चैप्टर के अंदर आपका होता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। अब हम डिस्कस करने लगे हैं आज जो हमारा टॉपिक है, हम उस फंक्शनल रिक्वायरमेंट को स्पेसिफिकली डिस्कस करने लगे हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? व्हाट इनपुट्स द सिस्टम शुड एक्सेप्ट, what output the system should produce, what data the system should store, data the system might choose, what computation the system should perform, the timing and synchronization of the above. अच्छा, अगर हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, जैसे व्हाट इनपुट्स द सिस्टम शुड एक्सेप्ट। अगर मैं आपकी रजिस्ट्रेशन वाली एग्जांपल जो हम हमेशा यूटिलाइज करते हैं क्लास में, तो अगर मैं रजिस्ट्रेशन की एग्जांपल को लेती हूँ, हम आपके रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को ऑटोमेट कर रहे हैं, तो इसमें क्या इनपुट्स लेगा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। अब यूज़र जो है वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट अपना आईडी, पार्टिसिपेंट आईडी डाल रहा होगा, अपना नेम डाल रहा होगा, तो वो क्या इनपुट्स सिस्टम ने एक्सेप्ट करनी है। आप यहाँ पे ये डिफाइन कर लेते हो व्हाट आउटपुट द सिस्टम शुड प्रोड्यूस। अगर हम रजिस्ट्रेशन की ही एग्जांपल लेते हैं तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, जब आपका रजिस्टर पे आप क्लिक कर लेते हो तो आपको सामने क्या शो होता है, स्क्रीन पे क्या शो होगा, आउटपुट किस तरह की प्रोड्यूस होनी है वो आपने डिसाइड कर लिया। बट data the system should store that the other system might choose। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हो कि एक पर्टिकुलर कोर्स, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर कितने स्टूडेंट एनरोल हुए हैं, मैं ये देखना चाहती हूँ, तो एक रिपोर्ट कोई कंप्यूटेशन करके वो रिपोर्ट जनरेट करेगा ना, तो आप इसने सेव किया होगा ये डाटा, बैकएंड पे टेबल बने होंगे, उसके अंदर सेव करके इसने बाद में अगर मैं कंप्यूटेशन कोई परफॉर्म किया है, कंप्यूटेशन करके उसने रिपोर्ट जनरेट कर दी है। द टाइमिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ऑल आते अब कोई भी रिक्वायरमेंट्स जब होती हैं तो आप ये सारी चीज़ों के लिहाज से उसे देखते हो कि वो इनपुट क्या लेगा, आउटपुट क्या जनरेट करेगा, डाटा क्या सेव होगा उस रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट, और कंप्यूटेशन क्या परफॉर्म होगी। रिक्वायरमेंट कितनी डिटेल्ड होनी चाहिए? abstract requirement are the requirements of stakeholder, detailed requirement are system specification। अच्छा, यहाँ पे नोट करने दो पॉइंट्स। एक, स्टेक होल्डर यूजर की रिक्वायरमेंट्स हैं, यूजर रिक्वायरमेंट्स, और एक है सिस्टम रिक्वायरमेंट और सिस्टम स्पेसिफिकेशन। जो अब्स्ट्रैक्ट यूजर की रिक्वायरमेंट या स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो अब्स्ट्रैक्ट लेवल में होती हैं, फिर उनको डिटेल अप किया जाता है सिस्टम रिक्वायरमेंट में, उनको डिटेल में। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ सिस्टम को अथेंटिकेशन देनी चाहिए, अब ये एक रिक्वायरमेंट यूजर की साइड पे तो सिर्फ अथेंटिकेशन की बात हो गई है, जैसे हम यूज केस बना लेते हैं, यूज एक्टर बनाते हैं और उसका इंटरेक्शन यूज केस के साथ यूज के अथेंटिकेशन का लिख देते हैं। अब डिटेल्ड रिक्वायरमेंट में क्या होगा, अब जो फॉर एग्जांपल दो फील्ड बने हैं, एक आईडी, आईडी का एक पासवर्ड का लॉगिन पर क्लिक करना है। अब आईडी है, इसमें आईडी लॉगिन दोनों जो है एम्प्टी नहीं होने चाहिए, या आईडी को एम्प्टी, इनमें से कोई एक फील्ड भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए, या जो पासवर्ड है वो टोटल करेक्टर का नहीं हो सकता, या कोई कीवर्ड जो है वो पासवर्ड नहीं हो सकता, सो ऑन। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम सिस्टम इस लेवल पे डिटेल रिक्वायरमेंट जब करते हैं, हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, यहाँ पे हमारे पास सब्सट्रैक्ट रिक्वायरमेंट होती हैं, फिर हम एनालाइज करके हम अंडरस्टैंड करके डिटेल रिक्वायरमेंट बनाते हैं जो कि सिस्टम की स्पेसिफिकेशन होती है, जिसको हम डिटेल अप करते हैं एक एब्स्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट में से मल्टीपल सिस्टम स्पेसिफिकेशन उसमें प्रोड्यूस कर लेते हैं। इसकी यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट में एक यूजर रिक्वायरमेंट होती है, सिस्टम रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे मैंने पहले बात की, यूजर जो होंगी वो एब्स्ट्रैक्ट होंगी, सिस्टम जो होंगी डिटेल अप होंगी। स्टेटमेंट इन नेचुरल लैंग्वेज प्लस डायग्राम ऑफ द सर्विसेज द सिस्टम प्रोवाइड्स एंड इट्स ऑपरेशनल रिटर्न फॉर कस्टमर्स। अब ये क्या है, ये कस्टमर्स के लिए होती हैं। ये टॉपिक के लिए आपने अपने समरविल की बुक का 4th चैप्टर रीड करना है। System requirements is structured document setting out detailed description of the system function, services and operation। अब जैसे मैंने पहले डिफाइन किया है कि यहाँ पे आप उसे एब्स्ट्रैक्ट में लिखते हो, यहाँ पे आप डिटेल, यहाँ पे हम ऑथेंटिकेशन सिर्फ लिखेंगे, यहाँ पे हम कि वो एम्प्टी नहीं हो सकते, दोनों बोथ फील्ड एम्प्टी नहीं हो सकते, उसमें से कोई एक सिंगल फील्ड एम्प्टी नहीं हो सकता, या उसमें आप क्या करेक्टर ऐड नहीं कर सकते, क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें ऐड होंगी यहाँ पे। अब उसके बाद अगर हम देखते हैं ये हमारे पास दो तरह की रिक्वायरमेंट्स हो गई।
अब इसकी हम एग्जांपल देते हैं यूज़र रिक्वायरमेंट्स की और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स का को कंसेप्ट हो गया, हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। यूज़र रिक्वायरमेंट क्या है? सिस्टम शैल जनरेट मंथली रिपोर्ट शोइंग द कॉस्ट ऑफ ड्रग प्रिस्क्राइब्ड बाय ईच क्लिनिक ड्यूरिंग द मंथ। अब क्या है कि सिस्टम यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या है? यूज़र कहता है कि जैसे एक फार्मास्यूटिकल स्टोर है, फार्मेसी है, फार्मेसी में ड्रग्स जो प्रिस्क्राइब की गई हैं, हर क्लिनिक ने एक फार्मेसी है वो जनरेट करना चाहती है रिपोर्ट कि हर क्लिनिक ने जनरेट मंथली रिपोर्ट, हर मंथ पे रिपोर्ट शो करे कॉस्ट ऑफ द ड्रग प्रिस्क्राइब, ड्रग्स जो प्रिस्क्राइब की गई हैं हर क्लिनिक की तरफ से उसकी कॉस्ट की एक रिपोर्ट जनरेट करनी है। यूजर ने ये रिक्वायरमेंट दे दी कि हमें एक रिपोर्ट चाहिए जिसके अंदर कास्ट, हर मेडिसिन की कास्ट जो क्लिनिक ने प्रिस्क्राइब किया उसकी मेंशन हो। अब सिस्टम रिक्वायरमेंट जब हम इसे देखते हैं, इसको डिटेल अप करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल इसको क्या इनपुट लेगा, क्या आउटपुट जनरेट करेगा, क्या डाटा स्टोर करेगा, क्या कंप्यूटेशन परफॉर्म सकता है, तो हम इस एंगल से देखते हैं तो इसमें क्या होगा, on last working day of each month a summary of the drugs prescribed, their cost and the prescribing clinics shall be generated। देखें यहाँ पे मंथली रिपोर्ट जनरेट होगी, मंथली कब जनरेट हुआ करेगी, यहाँ पे इस रिक्वायरमेंट में स्पेसिफिकली बताया गया है कि हर मंथ के लास्ट डे को हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं 5 लास्ट डे में, जैसे एंडिंग होता है टाइम किस पे 12 बजे एंड होता है या 5 बजे, 5 बजे अगर एंड हो रहा है क्लिनिक का टाइम तो हम 5 बजे वो जनरेट किया करेगा रिपोर्ट। द सिस्टम शैल ऑटोमेटिकली जनरेट द रिपोर्ट्स फॉर प्रिंटिंग आफ्टर 5:30 ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ ईच मंथ। देखिए हमने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि ऑटोमेटिकली प्रिंटिंग 5:30 पे कर देगा लास्ट वर्किंग डे ऑफ हर मंथ के। A report shall be created for each clinic and shall list the individual drugs names, the total number of prescription, the number of doses prescribed and total cost of prescribed drugs। अब हर क्लिनिक के लिए एक, यहाँ पे आपको पता चल गया कि एक टेबल बना करेगा जिसमें हर क्लिनिक का नाम, उसने हर ड्रग का नाम, हर कितनी प्रिस्क्रिप्शन हुई, कितनी नंबर ऑफ डोजेस प्रिस्क्राइब की हुई और कितनी कास्ट उसकी हुई, ये एक बनानी करनी है। इसमें आपको पता चल गया हमारे टेबल के अंदर क्या क्या डाटा सेव होगा। If drugs are available in different doses, for example 10 mg, 20 mg, 50 mg, separate reports shall be created for each dose। अब यहाँ पे ये भी एक्सप्लेन हमने कर दिया कि अगर डिफरेंट मल्टीपल, एक ड्रग जो है उसके 50 mg भी अवेलेबल है एक डोज और एक 500 mg भी अवेलेबल है, तो दोनों के लिए सेपरेट रिपोर्ट के अंदर सेपरेट एंट्रीज होंगे। Access to all cost reports shall be restricted to authorized user listed on a management access control board। उसके बाद हम ये भी मेंशन कर दिया ये रिपोर्ट हर बंदा नहीं दे सकता, स्पेसिफिकली हमने कुछ अथराइज्ड यूजर लिस्ट किए हुए हैं, सिर्फ वही ये रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ पे ये एक हमारी यूजर रिक्वायरमेंट थी, यूजर के पर्सपेक्टिव से इसी रिक्वायरमेंट को ये सिस्टम स्पेसिफिकेशन इसकी बनाई गई है। ये सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं, इसी रिक्वायरमेंट के अंदर से ये सारी रिक्वायरमेंट्स एक्सट्रैक्ट हुई हैं। अब रीडर्स ऑफ यूजर रिक्वायरमेंट्स एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। यूजर रिक्वायरमेंट्स क्लाइंट उसे रीड करता है, सिस्टम एंड यूजर उसे रीड कर रहा होता है, क्लाइंट, इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर, सिस्टम आर्किटेक्ट सारे यूज कर रहे होंगे। अब उसमें से सिस्टम इसी यूजर रिक्वायरमेंट की जब हमने एक्सप्लेन कर दिया तो उसको भी सिस्टम एंड यूजर यूज कर रहे होते हैं, क्लाइंट, सॉफ्टवेयर सिस्टम आर्किटेक्ट और सॉफ्टवेयर डेवलपर। अब यहाँ पे एक न्यू एंटर हुआ है, देखें डेवलपर, जो आपने डिटेल अब क्या हुआ है इसके साथ डेवलपर लिंक कर रहा होता है क्योंकि ये अंडरस्टैंड करता है और इसके अकॉर्डिंग उसने उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। ये डिफरेंट यूजर हैं रिक्वायरमेंट्स के। अब रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो होती है हमारी, जब भी आप रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो वो हमारे पास एसआरएस, हमारी रिक्वायरमेंट स्टेज की आउटपुट क्या आती है या वर्क प्रोडक्ट या आर्टिफैक्ट क्या होता है, एसआरएस डॉक्यूमेंट। ये एसआरएस डॉक्यूमेंट जो होती है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ सॉफ्टवेयर चलती है। यही एसआरएस डॉक्यूमेंट डिज़ाइन टीम को दी जाती है, ये एसआरएस डॉक्यूमेंट जो होती है इम्प्लीमेंटेशन वालों डेवलपर्स को दी जाती है, ये एसआरएस डॉक्यूमेंट टेस्टिंग टीम को दी जाती है टेस्ट केसेस बनाने के लिए, और यही डिप्लॉयमेंट में यही क्लाइंट यूज करता है। इस डॉक्यूमेंट को हम एज ए कॉन्ट्रैक्ट यूज कर रहे होते हैं और क्लाइंट इसी के अगेंस्ट वेरीफाई करता है कि क्या उसकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही। यूज केस से रिक्वायरमेंट्स को ड्राइव करना है, हम एग्जांपल देते हैं यूज केस का टैक्स। हमने बहुत दफा देखा हुआ है कि यूज केस का टैक्स कैसे लिखते हैं। आईडी यूज केस को
यूनिक आईडी हमेशा दिया जाता है क्योंकि बाद में हमने उसे यूटिलाइज करना है। उसका नेम साइन अप करना है, एक्टर्स कौन से होंगे, यूजर होगा, उसके अलावा जीमेल सर्वर हो सकता है जो कि एक सेकेंडरी एक्टर होगा जिसमें आपका डाटा सेव हो रहा है जाके, या आपको ज़रूरत होगी तो आप उसमें से ले लेंगे। डिस्क्रिप्शन के यूजर साइन अप कर रहा है टू रजिस्टर्ड एंड गेट बैकअप ऑफ हिज और हर हिस्ट्री। अब ट्रिगर ट्रिगर क्या होता है, कैसे स्टार्ट होता है कि आप ना एप्लीकेशन क्या करना, आपने डाउनलोड करके डाउनलोड वो कर ली है और आप एप्लीकेशन के आइकन पे क्लिक करते हो तो वो ओपन हो जाता है। उसके बाद प्री कंडीशन क्या है, यूज़र ने एप्लीकेशन डाउनलोड की हो तो ये चल सकता है। पोस्ट कंडीशन क्या है, यूजर सक्सेसफुली साइन अप एंड लॉग इन इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन द फोन, इन फ्यूचर द यूजर शुड बी लॉग्ड इन ऑटोमेटिकली। अच्छा यहाँ पे देखें लिखा हुआ है फ्यूचर यूज पोस्ट कंडीशन में, समटाइम्स आप किसी जगह पे लॉग इन करते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपकी इंफॉर्मेशन, जब आप साइन अप करते हो तो वो आपकी इंफॉर्मेशन सेव कर लेता है ताकि नेक्स्ट टाइम आपको ऐड ना करनी पड़े। अगर आप नहीं सेव करते तो वो उस नेक्स्ट टाइम आपको दोबारा से लॉगिन आईडी पासवर्ड देना होता है। तो ये यहाँ पोस्ट कंडीशन दे रहा है कि ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा और आपको दोबारा नहीं आना पड़ेगा। फिर हम नॉर्मल वर्क फ्लो बनाते हैं कि आपने सेलेक्ट किया प्रेयर असिस्टेंट, आपने एक ये ऐप थी इंस्टॉल की, इसके लिए आपने जीमेल आज पर जीमेल आईडी और पासवर्ड आपने दिया। जीमेल आईडी पासवर्ड जो है नॉर्मल, जब सारी चीज़ें सही सही चलती हैं तो ये टास्क परफॉर्म होते हैं। फोर्थ में क्या, कंफर्म email id and gmail server in step 4 of the normal flow if the user enter wrong email and password। अगर wrong email enter करेगा तो ये इसमें से वार्निंग मैसेज जनरेट हो सकता है, वो ये करेगा सिस्टम विल आस्क टू री एंटर द ईमेल। एक्सेप्शन आ सकती है इंक्लूड कुछ भी इंक्लूड्स, इसमें कोई और यूज केसेस कौन से इंक्लूड हैं, स्पेशल रिक्वायरमेंट्स असम्पशन कुछ हैं तो वो आप ऐड कर सकते हो। अच्छा ये यूज केस है, इससे हमने हमने एनालाइज किया, हमने यूज केस बनाया, यूज केस के बाद हम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स जब स्पेसिफाई करने लगे हैं तो हमने रिक्वायरमेंट्स इससे एक्सट्रैक्ट करनी है। पॉसिबल फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकेशन के अंदर से। थर्ड चैप्टर में आपका स्पेसिफिक पोर्शन होता है जिसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट की बात होती है। अब यूज केस के अंदर से हम ड्राइव करने हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट। हमने यूज केस देख लिया साइन अप का, अब इसमें से क्या क्या रिक्वायरमेंट, द यूजर शैल डाउनलोड द मोबाइल एप्लीकेशन थ्रू द प्ले स्टोर, यूजर शैल डिस्प्ले साइन अप फ्रॉम form which takes Gmail ID and password and uh, as input. The system shall verify that the user provided account exists at Gmail server. The system shall display a warning message, email ID is not exist with an option re-enter email ID. The system shall display the confirmation message to give feedback. अब देखें प्रीवियस जो हमारे पास यूज केस था इससे हमने ये वाली रिक्वायरमेंट एक्सट्रैक्ट करनी है। हमने वहाँ देखा है कि एक नॉर्मल साइन अप का जो वर्क फ्लो होना है वो ये हो सकता है, हम इससे रिक्वायरमेंट एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर नहीं ठीक होता तो आपको क्या मैसेज शो करना है। अच्छा रिक्वायरमेंट्स के अंदर आपने सिर्फ यही नहीं लिखना कि एक नॉर्मल वर्क फ्लो जो होता है कि रिक्वायरमेंट सिर्फ नॉर्मल चीज़ें जो होती हैं, अगर हमारी कोई एक्सेप्शन आती है, अगर हमारा राइट होता है इनपुट क्या देनी है वो यहाँ पे देखें। इन अगर हम उसी सेंस पे देखें इनपुट कौन कौन सी होंगी, यूज़र का आईडी पासवर्ड क्या क्या चीज़ें देनी है, उसके बाद आउटपुट क्या जनरेट होगी और मैसेज किस तरह का शो होगा। अगर ईमेल नहीं एग्जिस्ट करती होगी जो ये मैसेज रिप्रेजेंट करेंगे, इस ये एक्सेप्शन वाली भी रिक्वायरमेंट्स आपने ऐड करनी होती हैं। जो एसआरएस डॉक्यूमेंट होती है, एक अच्छी एसआरएस डॉक्यूमेंट की क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को करेक्ट होना चाहिए, अनएम्बिगियस होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, रैंक्ड प्रायोरिटाइज रैंकिंग होनी चाहिए, वेरीफाइएबल होना चाहिए, मॉडिफाइएबल, ट्रेसेबल। करेक्ट रिक्वायरमेंट्स को होना चाहिए, एम्बिग्यूटी कोई नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, कंप्लीट होना चाहिए, कंसिस्टेंट, कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, रैंक इंपॉर्टेंस असाइन हो, रैंकिंग होनी चाहिए, वेरीफाइएबल होना चाहिए कि टेस्टेबल हो जाए, टेस्ट हम कर सकें, मॉडिफाइएबल बाद में चेंज कर सकें, ट्रेसेबल वो ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स जो हम बनाते हैं। एक अच्छी एसआरएस की ये क्वालिटीज़ होती हैं कि उनमें रिक्वायरमेंट ये सारी करैक्टरिस्टिक होनी चाहिए। वन बाय वन हम देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। करेक्ट रिक्वायरमेंट क्या होता है, एन एसआरएस इज करेक्ट इफ and only if every requirement stated therein is
इज वन दैट द सॉफ्टवेयर शैल मीट। रिक्वायरमेंट जो लिखी हुई हैं वो सारी सॉफ्टवेयर मीट करेगा। देयर इज नो टूल टू प्रोड्यूस दैट इंश्योर्स, अच्छा, कोई भी ऐसा टूल नहीं है जो कि इंश्योर करे करेक्टनेस एसआरएस की। एसआरएस को करेक्ट होना चाहिए। करेक्ट होने का मतलब क्या है कि जो इतनी सॉफ्टवेयर में जो रिक्वायरमेंट लिखी हुई हैं वो मीट होनी चाहिए। कोई भी टूल अवेलेबल नहीं है जो कि ये इंश्योर करे। तो हम कैसे करते हैं, सॉफ्टवेयर शुड कंपेयर बाय एनी एप्लीकेबल सुपीरियर स्पेसिफिकेशन। आप क्या करते हो, आप सिमिलर स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड्स कुछ देखते हो, उनके अगेंस्ट उसको कंपेयर करके देख लेते हो इंश्योर करने के लिए। उसके अलावा कस्टमर और यूज़र का डिटरमिन होता है। आप कस्टमर को दिखाते हो और कहते हो कि आर यू श्योर कि यही चीज़ें आप चाह रहे हो, उससे एश्योरेंस ले लेते हो। ये भी एक वे है। उसके अलावा आप ट्रेसेबिलिटी मेक्स दिस प्रोसेस ईजियर एंड लेस प्रोन। आप ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स यूज़ करते हो जिसकी वजह से इसमें करेक्टनेस के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। आप रिक्वायरमेंट्स एसआरएस डॉक्यूमेंट को करेक्ट होना चाहिए। करेक्ट का मतलब क्या है, कि जितनी जो रिक्वायरमेंट्स आपने लिखी हैं वो मीट होनी चाहिए। इसको इंश्योर करने के लिए कोई टूल अवेलेबल नहीं है। और कैसे इंश्योर किया जाता है कि आप कोई स्टैंडर्ड्स को, उसके अलावा दूसरी स्पेसिफिकेशन जो आपके पास टेम्पलेट अवेलेबल होंगे, आपके पास सुपीरियर एप्लीकेशन के जैसे कुछ कंपनीज की नासा की किसी सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन करेक्ट पड़ी हुई है तो आप उनके, जैसे अगर मैं आपको एक पेपर लिखने की बात करती हूँ तो पेपर आप क्या करोगे, आप कोई पेपर जो रिव्यू पेपर पब्लिश हुआ हुआ है ऑलरेडी उस फील्ड में, तो आप उसके साथ कंपेयर कर लोगे कि ये उसमें जो सारी चीज़ें हैं ये फुलफिल हो रही हैं, उसके अंदर जो जैसे उसके लिखने का स्टाइल है आप भी उसी को कॉपी करने की कोशिश कर लोगे। तो ये आपने उसके साथ कंपेयर कर लिया, या फिर आप क्लाइंट से पूछते हो कि यही चीज़ें हैं, ये इंश्योर करने के लिए करेक्ट हैं, और ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स भी यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद unambiguous, an SRS is unambiguous if and only if the requirement stated therein have only one interpretation। अगर रिक्वायरमेंट जो लिखी हुई है उसकी एक इंटरप्रिटेशन है, अगर कोई भी रिक्वायरमेंट लिखी हुई है डिफरेंट लोग उससे डिफरेंट मीनिंग ले रहे हैं तो वो एम्बिगियस है रिक्वायरमेंट। और एसआरएस को अनएम्बिगियस होना चाहिए, उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। वो किस केस में हो सकती है, जब उसमें लिखी हुई रिक्वायरमेंट की एक ही इंटरप्रिटेशन हो, हर लोग उससे सेम मीनिंग ले। The SRS should unambiguous both to those who create it and those who use it। अब यूजर्स कौन कौन से होते हैं एसआरएस के, रिक्वायरमेंट एनालिस्ट बनाते हैं जब रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन लिख रहे हैं, उनके लिए भी अनएम्बिगस होनी चाहिए, और जो यूज़ कर रहे हैं जैसे टेस्टर्स, डेवलपर्स, डिज़ाइनर्स, क्लाइंट्स, सब ने यूज़ करनी है। ये डिफरेंट जो लोग होते हैं इनका डिफरेंट बैकग्राउंड होता है। However, these group often do not have the same background and therefore do not tend to requirement in the same way। आपने ऐसे रिक्वायरमेंट लिखनी होती है जिसमें एम्बिग्यूटी ना हो, हर पर्सन के लिए सेम मीनिंग हो। हाउ टू अवॉइड एम्बिग्यूटी, कैसे अवॉइड की जा सकती है। नेचुरल लैंग्वेज पिटफॉल, अच्छा नेचुरल लैंग्वेज में कुछ ऐसे, हम इंग्लिश लैंग्वेज में रिक्वायरमेंट लिखते हैं, नेचुरली इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो एक एम्बिग्यूअस लैंग्वेज है, इसके कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। आप आपने कोशिश करें कि उन वर्ड्स को चूज करें जो कि अनएम्बिगियस हों, जिनमें एम्बिग्यूटी कम हो, उन वर्ड्स को चूज करें जिनके मल्टीपल मीनिंग्स ना बन सकते हो। दूसरा, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन लैंग्वेजेस होती हैं जिनको यूज़ किया जाता है, जी स्पेसिफिकेशन भी होती है एक लैंग्वेज। इसको आगे चल के हम थोड़ा सा इस टॉपिक पे भी डिस्कशन करेंगे। रिक्वायरमेंट को राइट करने की डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, और रिप्रेजेंटेशन टूल्स आप डिफरेंट डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर लेते हैं ताकि डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ना हो, एम्बिग्यूटी ख़त्म हो जाए। जो हम एसआरएस के बाद में डिफरेंट डायग्राम्स लगा देते हैं, आपने यूज़ केस डायग्राम और डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन टूल्स पिक्चर विजुअली रिप्रेजेंट कर देते हो। कंप्लीट क्या होता है, एन एसआरएस इज कंप्लीट इफ एंड ओनली इफ इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स all significant requirements whether relating to functionality, performance, design, constraint, attributes or external interfaces, definition of responses of the software to all realizable classes of input data in all realizable classes of situation. Note that it is important to specify the responses to both valid and invalid input, full labels and references to all figures, tables and diagrams in the SRS, and definition of all the terms and units of measure। अच्छा, एसआरएस कंप्लीट कब होती है, कब होती है, देखें आपने सारी डायग्राम्स, सारे टेबल्स, सारी चीज़ों को लेबल किया हो, रेफरेंस उनके दिए हों,
रेफरेंस में उनके जो रेफरेंस क्रॉस रेफरेंसिंग भी की हो आपने, उनमें अगर कोई डायग्राम जैसे यूज केस चूज किया है तो आपने उसको यूनिक आइडेंटिफायर दिया, और डायग्राम्स के लिए यूनिक आइडेंटिफायर, रिक्वायरमेंट्स के लिए आइडेंटिफायर हो यूनिक जिनको और आपने रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई वैलिड, बोथ वैलिड एंड नॉन इनवैलिड इनपुट दोनों के लिए आपने किया हो। जैसे वैलिड जो लास्ट हमारी क्लास हुई थी एग्जाम्पल के, हम आईडी देते हैं और पासवर्ड दो फील्ड हैं, उसके लिए आप वैलिड जब इनपुट होगी तो उसमें क्या होगा, और अगर हम इनवैलिड इनपुट उसकी जगह पे देते हैं तो इनवैलिड इनपुट की केस में आउटपुट क्या आएगी, क्या मैसेज होगा, आपने दोनों मेंशन किए हों। अगर आपने इनवैलिड के केस में मेंशन नहीं किया हुआ तो आपकी स्पेसिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगी। कंसिस्टेंस क्या होता है? An SRS is consistent if and only if no subset of individual requirement described in it conflict. Consistency क्या है कि requirements conflict ना करें एक दूसरे से. Three type of likely conflict in SRR as follow. The specified requirement of real world objects may conflict. For example, अच्छा conflict कैसे आ सकते हैं? SRS कंसिस्टेंट कब होगी? जब उसमें कन्फ्लिक्ट ना हो, उनमें जो रिक्वायरमेंट है वो आपस में कन्फ्लिक्टिंग ना हो. कन्फ्लिक्टिंग कैसे हो सकती है? फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो कह रहा है रिपोर्ट जो है वो टेक्सचुअल फॉर्म में होनी चाहिए, और दूसरा बंदा कहता है टेबुलर फॉर्म में रिपोर्ट जनरेट होनी चाहिए. तो ये कन्फ्लिक्ट है, दोनों एट अ टाइम तो नहीं इम्प्लीमेंट हो सकती. एक बंदा कह रहा है कि कोई आप उसमें कोई हार्डवेयर डिवाइस यूज कर रहे हो जिसमें लाइटनिंग शो हो रही है, कुछ इस टाइप का सिस्टम बना रहे हो, तो एक बंदा कह रहा है लाइट जो होती है वो ग्रीन कलर की होनी चाहिए, दूसरा कह रहा है लाइट ब्लू कलर की होनी चाहिए. अब यहाँ पे फिर कन्फ्लिक्ट है. अब कुछ यहाँ पे डिफरेंट टाइप की, वन रिक्वायरमेंट में स्टेटेड द ए मस्ट ऑलवेज फॉलो बी while another may require that A and B occur simultaneously. अब एक बंदा कहता है कि A must follows B और दूसरा कहता है A और B एट ए टाइम होनी चाहिए. इस तरह के कन्फ्लिक्ट्स आते हैं जिनको जो कि जिसकी वजह से रिक्वायरमेंट कंसिस्टेंट नहीं रहती है. आपकी SRS हमेशा कंसिस्टेंट होनी चाहिए, एक अच्छी SRS. Verifiable. An SRS is verifiable if and only if every requirement stated therein is verifiable. SRS कब वेरीफाइएबल होगी? जब उसके अंदर जितनी रिक्वायरमेंट लिखी हैं वो सारी वेरीफाइएबल हों. और एक रिक्वायरमेंट कब वेरीफाइएबल होगी? If there exists some finite cost effective process with which a person or machine can check that the software product meets the requirement. हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म हो जिसमें हम टेस्ट कर सकेंगे वो रिक्वायरमेंट मीट हो रही है या नहीं हो रही. इन जनरल एन एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट इज नॉट वेरी. अगर रिक्वायरमेंट एम्बिगुअस है तो वेरीफाई नहीं हो. नॉन वेरीफाइबल रिक्वायरमेंट इंक्लूड स्टेटमेंट सच एज वर्क्स वेल, गुड ह्यूमन इंटरफेस. अच्छा, पहले भी मैंने आपसे क्लास में ये एग्जांपल काफ़ी दफ़ा दी हुई है. जैसे अच्छी परफॉर्मेंस, गुड परफॉर्मेंस अब मैं मेजर नहीं कर सकती. तो मैंने अगर कहूँ 5 सेकंड में रिपोर्ट जनरेट होनी चाहिए तो इसको ये एक वेरीफाइएबल रिक्वायरमेंट है. लेकिन गुड परफॉर्मेंस एक वेरीफाइएबल रिक्वायरमेंट नहीं है. वर्क्स वेल वेरीफाइएबल रिक्वायरमेंट नहीं है. इजी टू यूज वेरीफाइएबल रिक्वायरमेंट नहीं है. तो हमारी SRS के अंदर ये सारी रिक्वायरमेंट वेरीफाइएबल होनी चाहिए. जब तक सारी रिक्वायरमेंट वेरीफाइएबल नहीं होंगी तो आप की SRS वेरीफाइएबल नहीं होगी. और जब तक आपकी SRS वेरीफाइएबल नहीं है तो आपकी SRS एक अच्छी गुड क्वालिटी की नहीं है, और आपका सिस्टम जो होगा, जो डेवलप होगा, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा. एंड तो ये गुड वेल यूजली इस तरह की टर्म्स जो हैं उनको अवॉइड करना है. क्वांटिफाइएबल, जो रिक्वायरमेंट्स एम्बिगुअस होती हैं वो वेरीफाइएबल नहीं होती हैं. आप जब तक रिक्वायरमेंट्स को क्वांटिफाई नहीं करते तो आप उसे वेरीफाई नहीं करते, मतलब टेस्ट नहीं कर सकते. उसके बाद मॉडिफाइबल, कि एक रिक्वायरमेंट जो है वो चेंजेबल हो. अब जब तक आपके पास एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 6 मंथ तक हमने कहा हुआ है चेंज आ सकता है, तो रिक्वायरमेंट इस तरह से लिखी हो कि चेंज को इनकॉर्पोरेट कर सके. और जब तक हमने बेसलाइन नहीं किया हुआ रिक्वायरमेंट्स को, रिक्वायरमेंट एक फ्री स्टेट होती है कि हम कहते हैं कि इसके बाद हम चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करेंगे. तो जब तक हमने बेसलाइन नहीं किया, आपकी रिक्वायरमेंट इस तरह की होगी, वो मॉडिफाइबल हो. स्टेबल होनी चाहिए रिक्वायरमेंट्स को, बार बार एडजस्ट ना करना पड़े. ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स हम बनाते हैं जिसके अंदर रिक्वायरमेंट जैसे R1 की वजह से यूज केस 1, टेस्ट केस 1, और एक्टिविटी डायग्राम और क्लास डायग्राम में से कौन सी क्लासेस R1 की वजह से कौन कौन सी चीज़ें आ रही है. तो ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, जो ट्रेसेबिलिटी टेबल्स आपने देखे थे वो हम यहाँ पे बनाते हैं. हमारी रिक्वायरमेंट्स ये ये तीनों चीज़ें आप रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट में डिटेल में और पढ़ोगे. अब एक अच्छी SRS को
में को ट्रेसेबल होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, मॉडिफाइएबल होना चाहिए, वेरीफाइएबल होना चाहिए कि टेस्ट कर सकें, कंसिस्टेंट होना चाहिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। सारी रिक्वायरमेंट आपने जैसे एक यूज़र लेवल पे डिफाइन किए हैं, तो सिस्टम स्पेसिफिकेशन सिस्टम लेवल पे डिफाइन की हों। एक रिक्वायरमेंट से मल्टीपल सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आप आउटपुट निकाल सकते हैं। अनएम्बिगुअस होना चाहिए, नेचुरल लैंग्वेज में एम्बिग्यूटी होती है जिसकी वजह से इश्यूज आ सकते हैं। यहाँ पे आपने अनएम्बिगुअस कैसे करना है कि डिफरेंट लोग डिफरेंट उससे इंटरप्रिटेशन ना करें। उसके लिए रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की लैंग्वेज भी यूज़ होती हैं, करेक्ट होना चाहिए। उसके लिए आप जनरल कुछ टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो और उसके अलावा आप क्लाइंट से पूछ सकते हो, ट्रेसेबिलिटी यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए एक अच्छी एसआरएस में। नेक्स्ट हम यहाँ से ही फंक्शनल रिक्वायरमेंट से ही स्टार्ट करेंगे कि हम एग्जांपल देखेंगे कि करेक्ट रिक्वायरमेंट, कंसिस्टेंट, कंप्लीट रिक्वायरमेंट, डिफरेंट एग्जांपल देखेंगे और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे। आज के लिए इतना ही।